विजेता बनना है तो आपको हार नहीं मानना है, पूरे जी जान से मेहनत करना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा, तभी आप विजेता बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑलरेडी हमने एक लेक्चर इस चैप्टर पर दे दिया है, आज ये दूसरा लेक्चर होगा द्विघात समीकरण पर। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि पहले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण क्या होते हैं उसको डिफाइन किया था और द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा, हल करने की कितनी विधियां होती हैं, एग्जाम्पल सहित हमने उसको सारी विधियों को समझाया था। तो इस लेक्चर में हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर आगे जो द्विघात समीकरण के जो और भी टॉपिक हैं उनको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपके डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम हम लिए हैं, पहला क्वेश्चन है कि x पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, इसको हल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, ऑलरेडी जितने भी मेथड हैं हमने चर्चा कर लिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप x पावर 4 है, तो x पावर 4 को हम इस तरह से लिखते हैं x पावर 2 इसका स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हल करने के लिए हमने x पावर 4 को x² और उसका स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि किसी संख्या का डबल स्क्वायर होता है या कई घात होता है, जैसे 3 है घाते 2, फिर इसके घाते 3 या फिर इसकी घात 4 है तो इसका गुणा हो जाता है। 3 घाते 2 3 6 6 चौक 24, तो 3 घाते 24 इसको लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसीलिए लिखा है 2 दूना 4 हो जाएगा, तो x पावर 4 को इतना लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका है x² में द्विघात समीकरण है, ये क्या है, x² में द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम मानेंगे कि माना x² बराबर a, कोई भी अक्षर आप मान सकते हो, p मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, x² को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब x² जहाँ है वहाँ पे a रखिए, इसलिए क्या हो जाएगा a², देखिए यहाँ a हो जाएगा a² माइनस 8a माइनस 9 इक्वल टू 0, क्लियर है। हमने केवल x² जहाँ जहाँ है वहाँ पे a मान लिया है, हम इसको x² बराबर a माने हैं और लास्ट में जब हमारा आंसर आएगा तो जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पर x² लिख देंगे, तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके हल पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए a² में द्विघात समीकरण, a में द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करना हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो कैसे हल करते हैं, ये जो -8 है इसका 2 खंड करिए, -8 का 2 खंड करिए, जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, मीन्स जोड़ने घटाने पर -8 आए और गुणा करने पर -9 आए। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
9 और 1, ठीक है। -9 + 1 करेंगे तो ये आपका -8 आ जाएगा, और -9 गुणे 1 करेंगे तो ये आपका -9 आ जाएगा। मतलब AC बराबर, गुणा करने पे AC के बराबर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर B के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये आपका B के बराबर, B अपन -8 है तो जोड़ने घटाने पर B के बराबर आना चाहिए, ऐसी संख्या खोजेंगे और गुणा करने पर AC के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये हम पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड में हम देख चुके हैं, क्लियर है। चलिए अब -8 की जगह इतना लिख सकते हो आप, तो हो गया -9A + A, A का मतलब 1A, ठीक है। तो -9A + 1A मतलब A हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, -9 हो गया और ये हो गया 0, क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो चीज़ कॉमन हो लिख लीजिए और इसमें जो कॉमन हो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि A कॉमन है, A कॉमन है, दोनों में है A, इसमें भी A है, इसमें भी, तो A -9 हो गया, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, वैसे लिखा नहीं जाता, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये -9 = 0। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो A -9 दोनों में कॉमन है, तो A -9 जो है बाहर निकाल लीजिए दोनों में से, तो इसमें जब बाहर निकलेगा तो यहाँ A बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, ठीक है, = 0। अब आगे देखिएगा, ये दोनों का गुणनफल 0 है तो 1 को हम 0 के बराबर करके A का मान निकालेंगे। जब इसको बराबर 0 आप करेंगे अलग अलग, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो A बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको बराबर 0 करेंगे तो A बराबर आएगा -1, ठीक है। कैसे आएगा, A -9 करोगे बराबर 0 करोगे तो A बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है, ये जो हम लिखे हैं। और इसको बराबर 0 करोगे तो A बराबर -1, तो ये आपके A के 2 मान आ गए। लेकिन अभी हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब हमें A की जगह x² रखना है, क्लियर है। तो यहाँ लिखिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब A की जगह आप लिखोगे x², तो यहाँ लिख देते हैं A बराबर x² रखने पर, जब यहाँ रखोगे तो हो गया x² बराबर 9, तो इससे क्या हो जाएगा, x बराबर ±3, ठीक है, x का मान ±3 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये A बराबर -1 है, उसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो x² = -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √-1, और √-1 का मान i होता है, ठीक है। i क्या है, काल्पनिक संख्या है, तो आपका x का मान आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह के समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें x⁴ हो, x�6 हो, x⁸ हो, तो हम सबसे पहले उसको 2 घात लिख करके बाकी जो घातें बचेगी नीचे कर देंगे और नीचे वाले को हम कोई भी संख्या मान लेंगे, जैसे इसमें A माने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 6 होता तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ 3 दूना 6 हो जाता, तो x⁴ = A मानते, क्लियर है। तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये i है आपका, √-1 का मान होता है i, ठीक है। तो यहाँ पे +-i लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x का मान इसका वर्गमूल i माने हो। तो स्टूडेंट्स अगला जो प्रॉब्लम है
वो है कि 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ज़रा, एक चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे आपके पास 2 पावर x इंटू 2 पावर y है, इसको लिखेंगे 2 पावर x प्लस y, ठीक है। ये घातांक का नियम होता है कि अगर आधार समान है तो मतलब आधार यही है, अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घात जो होती है जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घातें जुड़ी है, तो इसका मतलब एक गुणा रहा होगा। किसका किसका गुणा रहा होगा? 5 पावर 1 इंटू 5 पावर x। कहने का मतलब इतना रहा होगा, तभी तो इतना लिखा है। इस हिसाब से देख लीजिएगा। और इसको कैसे लिखेंगे? 5 पावर 1 इंटू 5 पावर माइनस एक्स। ये माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स था तो प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये इक्वल टू है 26 की। चलिए, अब यहाँ पे फिर हम कोई चीज़ मानेंगे इसकी जगह। ये देखिए, ये और ये। चलिए, अच्छा इसको एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं। ये 5 पावर 1 का मतलब 5 ही हो गया, इंटू 5 पावर x प्लस ये 5 पावर 1 है तो 5 ही हो गया। इसको लिखेंगे 1 अपान 5 पावर x। इसको 5 की घात माइनस x है तो उसको 1/5 की घात x लिख सकते हो, क्योंकि ये रूल होता है। जैसे x पावर, चलिए 2 पावर माइनस 1 है, चलिए 2 पावर माइनस 3 है तो इसको लिख सकते हो 1 अपान 2 पावर 3, इतना लिख सकते हो। उस हिसाब से ये हो गया, ये है 26। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि 5 पावर x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, आप कोई भी अक्षर मान सकते हो, क्योंकि 5 पावर x यहाँ भी है, 5 पावर x यहाँ है, तो हम 5 पावर x इक्वल टू p मान लेंगे। तो अब इसमें रखिए, तो ये हो गया 5 पावर x, इतनी की जगह क्या माने हैं? p, तो हो गया 5p प्लस 5 और ये 1 अपान x है तो हो गया गुणे 1/p। ये इसकी जगह यहाँ पे p हो जाएगा तो 1 अपान p हो गया इक्वल टू 26। चलिए, अच्छा ये 5 1 जब 5 हो जाएगा तो ये इसको हम डायरेक्ट 5 अपान p लिख सकते हैं, 5 अपान p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत तब भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व करिएगा जरा। p से सभी में गुणा कर दीजिए, तो p से गुणा करिए सब में, इसमें भी p से, इसमें भी p से, इसमें भी p से, तो हो गया 5p स्क्वायर प्लस इसमें जब p से आप गुणा करेंगे p से कट जाएगा, यहाँ p से गुणा होगा तो p स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिख दिए। यहाँ भी p से गुणा करेंगे तो p से कट जाएगा। ये 5 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें भी p से गुणा करेंगे 26p हो जाएगा। क्लियर है? सब में, किसी भी समीकरण में, सभी पदों में अगर किसी संख्या से गुणा करते हो दोनों पक्षों में तो उस पर कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा इसको, 5p स्क्वायर माइनस 26p प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 26p जो है प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया। तो ये जो आपका ये है समीकरण, ये p में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है किस में? p में,
ठीक है, क्योंकि इसमें चर p है। अब वही गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए आप, चाहे और भी दो मेथड बताए हैं, चाहे उससे सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए -26 है ये, तो -26 के लिए दो संख्या ऐसे खोजिए जिनको जोड़ने घटाने पर -26 आए और गुणा करने पर 25 आए। 5 बचे 25, AC 25 है। तो ये हो गया -25 -1। जब -25 और -1 करेंगे तो ये होगा -26। हमें -26 चाहिए और गुणा करने पर, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर +25, 5 बचे 25, +25 आना चाहिए। तो गुणा करोगे तो इनको +25 भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब इनको गुणा करोगे तो वो ये 25 आ जाएगा इन दोनों को। तो हमारी जो संख्याएं हैं -25 -1। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं। चलिए इसको रख दीजिए, 5p² -25p -p -25p -1p, इसको 1p लिखो चाहे p लिख दो। ठीक है, +5 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन 5p हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 5p। 5p कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से p बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, -1 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे p बचेगा और ये जब माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, = 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस कैसे हुआ, कभी भी संख्याओं में से अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो उनका चिन्ह चेंज करके लिखना पड़ता है। माइनस कॉमन करेंगे तो इनका चिन्ह चेंज करके यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ -p था तो +p हो गया, +5 था तो -5 हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए इन दोनों में 5 -p p -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। p -5 इसको एक जगह लिख दीजिए, बाकी क्या बचा है 5p -1, 5p -1 = 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर करिए और एक बार इसको 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से p के दो मान आएंगे। पहला मान क्या आएगा, 5। जब इसको बराबर 0 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको बराबर 0 करेंगे तो p का मान आएगा 1/5। ठीक है, अभी आपका हल नहीं निकला है क्योंकि हमने अभी माना है, तो p की जगह 5x रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे p के दो मान आए हैं, p = 1/5, p = 5। तो p बराबर, अब देखिए p का मान क्या है 5x, तो यहाँ पे लिखिए 5x = 5। यहाँ p की जगह 5x लिखिए और यहाँ क्या लिखेंगे 5x यहाँ पे लिखिए = 1/5। अब देखिएगा, यहाँ पे 5 है, इधर 5 की घात 1 है, इधर 5 की घात x है, तो आधार समान है तो इसलिए घातें भी बराबर होंगी, मतलब x बराबर होगा 1। कैसे 1 होगा, क्योंकि आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी। और इसमें देखिए 1/5 को लिख सकते हो 5 पावर -1, 1/5 को क्या लिख सकते हो 5 पावर -1। तो आधार समान है इसलिए घातें भी समान होंगी। ये देखिए 5 इसमें भी 5 इसमें है, तो x बराबर हो गया -1। तो यही दो मान, x का मान 1 और -1 इस समीकरण के हल होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रॉब्लम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 हम लिए हैं।
8 अंडर रूट एक्स अपान एक्स प्लस 3 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपान एक्स इक्वल टू 2। इस समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या किया जाएगा उसको समझिए आप। देखिए अभी तो हमको द्विघात समीकरण ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको किसी भी तरह से द्विघात समीकरण जब बना लेंगे हम तब उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना है उसको देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे मान लेंगे, ये देखिए एक्स अपान एक्स प्लस 3 और यहाँ पर भी एक्स प्लस 3 अपान एक्स, मतलब यही चीज़ है, केवल इसका इनवर्स लिखा है, मतलब व्युत्क्रम लिखा है। तो हम मान लेंगे एक्स अपान एक्स प्लस 3 इक्वल टू पी मान लीजिए या यस मान लीजिए, अलग अलग नंबर कुछ भी मान सकते हैं, यस मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए। तो अतः क्या हो जाएगा बताइएगा, 8 अंडर रूट एस, 8 अंडर रूट एस माइनस अंडर रूट 1 अपान एस, ये व्युत्क्रम है ना, इसका व्युत्क्रम ये है तो इसका व्युत्क्रम एस का व्युत्क्रम 1 अपान एस हो जाएगा इक्वल टू 2। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसको वर्गमूल का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो वर्ग जब करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा और इधर इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्ग कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखा जाता है 64 यस हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसी फार्मूले के हिसाब से इसको खोलिए आप, तो प्लस 1 अपान एस माइनस 16 इसको गुणा करिए, 2ab होता है, तो 2 से जब गुणा करेंगे 8 में 16 हो जाएगा, फिर ये अंडर रूट एस गुणे 1 अपान एस, ये ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट यस से कट जाएगा। कैसे कटेगा बताइए, ये जो अंडर रूट 1 अपान एस है इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट एस। ठीक है, और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है और ये नीचे अंडर रूट एस रहेगा, तो ये 1 अपान अंडर रूट एस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 64 यस प्लस 1 अपान यस, ये 1 अपान यस, और यहाँ पे देखिए -16 हो गया, ये तो कट ही गया, -16 और ये 4 इधर जब आएगा तो ये भी -4 हो जाएगा, तो -20 हो गया आपका, -20 बराबर 0। ठीक है, अब हम फिर वही काम करेंगे, यस से सब में गुणा कर दो, सभी में यस से गुणा करेंगे तो जो नीचे यस है वो समाप्त हो जाएगा, तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो सब में यस से गुणा करने पर, सभी पदों में यस से गुणा करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 64 यस स्क्वायर, ये इस यस का स्क्वायर होगा क्योंकि यस से गुणा करेंगे, इसमें यस से करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये 20 एस, इसमें यस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, सब में एस से गुणा कर दिए हम। अब देखिए, अब हम 20s को इधर लिख देंगे, +1 को उधर लिख देंगे, द्विघात समीकरण हमें दिखने लगेगा। वैसे तो यहाँ भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा क्रम से लिख देते हैं, पहले इसको लिख दो फिर +1 को बाद में लिख दो, तो ये आपका -20s +1 = 0 इस तरह से हो जाएगा। अब 20 के ऐसे दो खंड बताइए
जिसको गुणा करने पर 64 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए। ठीक है, तो बताइएगा 16 चौका 64 होता है, तो -16s -4s -16s -4s करोगे तो -20s आ जाएगा और +1। ठीक है, ये इधर 64s ऐसे ही रहेगा, 64s स्क्वायर। इसमें कॉमन लीजिए और इसमें कॉमन ले लीजिए, ये बराबर 0 के हैं। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए 16s कॉमन हो जाएगा, 16s कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 4s बचेगा। 16 चौको 64 होता है, 4 हो जाएगा और एक s बाहर निकला है तो एक यहाँ बचेगा -1। ठीक है, -1। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें -1 कॉमन लीजिए, बस माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में। तो -1 कॉमन लेने का मतलब अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 4s -1 हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे अब इसमें ये 4s -1 दोनों में है, तो इसको आप लिख लीजिए 4s -1, फिर 16s -1 बचा है, 16s -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 16s -1 और ये 4s -1। ठीक है, अब इसको एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से जब इसको 0 करेंगे तो हमारा s बराबर आ जाएगा 1/4, और जब इसको 0 करेंगे तो a +1 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा? 1/16। तो s के 2 मान आ गए, लेकिन अभी हमारा पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो s का मान यहाँ रख दीजिए। तो s किसको माने हैं? x/x+3 को। ठीक है, मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा, अब यस की जगह इसको रखिए, तो यस बराबर है आपका 1/4, इसको लिए हैं, तो यस की जगह लिखेंगे x/x+3। ये देखिए यस का मान इतना है, इसकी जगह लिख दिए इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये हो गया 4x बराबर x+3, ये 1 से गुणा होगा तो x+3, तो यहाँ से x इधर लाइए तो 3x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ गया इससे, फिर यहाँ पर फिर s का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे। अब इसकी जगह हम रख रहे हैं, तो s बराबर 1/16 है। ठीक है, तो s का मान है x+3 इक्वल टू 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x इक्वल टू x+3, तो x को इधर ले आइए तो 15x हो जाएगा। 15x बराबर यहाँ से घटेगा ना, 15x बराबर 3, तो x बराबर 3/15, तो 3 × 3 3 × 15, तो x का मान हो गया 1/5। तो ये जो x के दोनों मान आए हैं, x = 1, x = 1/5, यही इस समीकरण के द्विघात समीकरण जो हमारा ये बना है, मतलब इसका यही 2 हल होंगे। क्लियर है? चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, मतलब उनके द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उनके जो उत्तर आते हैं, तो उनके जो उत्तर आते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण दिया है तो उनके मूलों के बारे में क्या कह सकते हैं कि मूल
अलग अलग होंगे कि मूल बराबर होंगे या मूल वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल किस तरह के होंगे, किस कंडीशन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, इसमें b² माइनस 4ac जब आप निकालते हो, सीधाचार रूल आप देखे होंगे ना, x इक्वल टू हमने फार्मूला यूज किया था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो b² माइनस 4ac है, इसको विविक्तकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविक्तकर, विविक्तकर। ठीक है, और इसको d से लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये विविक्तकर जो होता है वो b² माइनस 4ac, मतलब ये d है, इसको कैपिटल D से लिखा जाता है, कैपिटल D लिखा है, जान लीजिए विविक्तकर है। विविक्तकर का मतलब b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपका b² माइनस 4ac को विविक्तकर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से मतलब इस चीज को हम निकाल करके समीकरण जो हमारे द्विघात समीकरण दिए हैं उसके मूलों के बारे में हम बता सकते हैं। केवल यही हम इतना निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि मूल किस तरह से होंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये जो d है, पहली कंडीशन ये है, अगर d मीन्स b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 0 से बड़ा है तो जो मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगी। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, अगर d का मान, आप कोई समीकरण दिया है उसमें से b² माइनस 4ac निकालिए, अगर उसका मान 0 से बड़ा है तो समझ लीजिएगा कि जो समीकरण दिया है उसके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि दो मूल निकलेंगे तो दो मूल जो निकलेंगे वो बराबर नहीं होंगे। असमान का मतलब बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, मतलब रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है, अगर d का मान 0 है, d का मतलब b² माइनस 4ac, हमने d लिखा है विविक्तकर। अगर d का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं बराबर होंगे, मीन्स समान होंगे। ये जो असमान लिखा है वो समान हो जाएंगे, समान होंगे। ठीक है, d का मान 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो जो दोनों हल निकलेंगे, जो x के दोनों मान निकलेंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी और अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर d का मान 0 है तो मूल वास्तविक संख्याएं होंगे लेकिन दोनों एक ही संख्या होगी। ठीक है, x के दोनों मान बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन ये है कि d का मान 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर्स आ जाता है तो मूल जो है काल्पनिक होंगे और ये जो है असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल जो है काल्पनिक होंगे मतलब अधिकल्पित होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, चौथा कंडीशन आप नोट कर लीजिए, अगर d पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब
जैसे डी का मान 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, जिसका वर्गमूल निकल सके। अगर ऐसा आ जाता है तो ये जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे तथा असमान होंगे, कहने का मतलब यह है कि अगर d कोई पूर्ण संख्या है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालिए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, तो उसके जो x के जो मान आएंगे 2 वो वास्तविक संख्या होगी, परिमेय वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या भी परिमेय ही संख्या होती है, तो दोनों अलग अलग भी होंगी, असमान होंगी। ठीक है। और पांचवा कंडीशन ये है, अगर d पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है का मतलब जिसका वर्गमूल ना निकल सके, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो मूल जो है काल्पनिक हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। आप लिख सकते हो कि मूल काल्पनिक अपरिमेय होंगे। ठीक है। पांचवा कंडीशन यह है कि अगर d पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल जो है वो काल्पनिक संख्या होगी, अधिकल्पित संख्या होगी और अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अपरिमेय संख्या का मतलब वही है कि जो परिमेय न हो। ठीक है, ये है। तो इस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण को देख करके आप बता सकते हो कि उसके जो हल आएंगे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों हल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ इस कंडीशन के हिसाब से बता सकते हैं। स्टूडेंट से एक हम एग्जाम्पल लेकर के इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कैसे आप देखेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप द्विघात समीकरण का, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। ये द्विघात समीकरण है आपका। इसको देख करके आपको बताना है कि किस तरह के उसके जो हल आएंगे, मतलब जो मूल आएंगे किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले आप d निकाल लीजिए। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। तो b स्क्वायर क्या है? माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 गुणे a का मान 5 और c का मान क्या है? माइनस 2। तो हो गया आपका माइनस 36 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया 40। ठीक है। 5 दूना 10, 10 चौक 40, तो कितना हो गया? 76 हो गया। ठीक है, 76 हो गया। तो d का मान कैसे आ गया बताइए? d का मान क्या है? 0 से तो बड़ा है ना, ये जो 76 है 0 से बड़ा होता है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो पहली कंडीशन हमने यही बताया था कि d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी और असमान होंगी। कहने का मतलब इसका जब हल हम निकालेंगे, जो दोनों x के मान आएंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी और असमान होंगी, मतलब अलग अलग होंगी। ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि मूलों के क्या लक्षण होते हैं किसी द्विघात समीकरण की। ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। मूल का मतलब द्विघात समीकरण के जो हल होंगे वो, और गुणांक का मतलब x के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक जो होते हैं उसमें क्या संबंध होता है। तो मान लीजिए आपका द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें इसके जो दो हल आएंगे, मान लीजिए इसके दो उत्तर आएंगे ना, x के दो मान आएंगे, तो उसको हम मान लेते हैं कि एक अल्फा आएगा, दूसरा बीटा आएगा। ये हम हल मान रहे हैं। हल का मतलब मूल, ये जो मूल है
इसके मूल हम मान ले रहे हैं कि अल्फा और बीटा है। दो मूल आएंगे ना इसके, तो दो हम एक अल्फा माने हैं एक बीटा माने हैं, ठीक है। अच्छा, गुणांक इसमें क्या है? मूल तो समझ गए, इसके जो हल आए वो मूल हो गए। गुणांक क्या है? तो देखिए x का गुणांक ये है और x का गुणांक ये है, ठीक है। और ये भी एक गुणांक है, ठीक है। इसमें x पावर 0 का गुणांक ये है, मतलब अचर पद है, ठीक है। अब इसी में गुणांक का मतलब a b c, ये गुणांक हो गए और मूल अल्फा बीटा हो गए। तो अल्फा बीटा ए बी सी, इनके बीच क्या संबंध है वही हमें पढ़ना है, ठीक है। ये अल्फा बीटा और जो गुणांक है इनके बीच संबंध मतलब क्या फार्मूला बनेगा वही हम देखेंगे। तो देख लीजिएगा, कोई द्विघात समीकरण है तो उसके जो मूल होंगे, ये हल का मतलब मूल या सॉल्यूशन, ठीक है। उसके जो मूल होंगे उनका योग पहले देखेंगे। पहला देखिएगा, मूलों का योग। किसके मूलों का योग? द्विघात समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्योंकि अल्फा और बीटा माने हैं तो इनका योग करेंगे, और ये होता है माइनस बी बाई ए। और माइनस ये b क्या है? x का गुणांक। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो ये फार्मूला आप याद किए रहिएगा। किसी द्विघात समीकरण के जो दोनों उत्तर आएंगे उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस बी बाई ए आना चाहिए। दूसरा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब मूलों को जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? मतलब एक अल्फा है एक बीटा है तो इसको गुणा करिए, अल्फा गुणे बीटा। ये बराबर आएगा आपका c बाई ए। c क्या है? अचर पद। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मूलों का योग कितना होगा, एक तो तरीका है कि इसको मूल निकाल लीजिए और उसको जोड़कर बता दीजिए। दूसरा तरीका है कि इस फार्मूले से आप लगा लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यह फार्मूला बताया गया, डायरेक्ट आप मूलों का योग निकाल सकते हो, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हो। तो योग क्या हो जाएगा? यहाँ से बताइए, मूलों का योग, इसके मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा बताइएगा? मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए b की जगह है -6, ये माइनस तो पहले से लगा है, माइनस पहले लगा है, ये है -6। b का मान -6 है, इसकी जगह -6 रख दिए। a का मान है 5, तो हो गया 6/5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप निकाल लीजिए कि मूलों का योग कितना हो जाएगा? 6/5। अच्छा, गुणनफल कितना होगा बताइएगा? गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल होता है c बाई ए। c देखिए -2 है, -2 और a 5 है, ये गुणनफल हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये सही आया है कि नहीं, तो एक बार इसको गुणनखंड विधि से हल करिए। तीनों विधि में एक विधि से हल करिए, दो मान आएंगे x के, उनको आप जोड़िएगा तो 6/5 आना चाहिए और गुणा करने पर 2/5 आना चाहिए माइनस के साथ। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको किसी समीकरण के दोनों मूलों को बता दिया जाए कि दो मूल हैं 3 और 5 हैं, या दोनों मूलों को कुछ भी कह दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए वो समीकरण कौन सा है, मतलब वो द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके दोनों मूल हैं। मतलब मूल दे दिया जाए, द्विघात समीकरण के दो हल दे दिए जाए आपको, और उससे कहा जाए कि उस समीकरण बताइए, तो कैसे उसको बताओगे आप? ठीक है, तो द्विघात समीकरण निकालना। कब निकालेंगे द्विघात समीकरण?
जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान दे दिया जाएगा। अगर ये दोनों मान दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा द्विघात समीकरण कौन सा होगा, मतलब ये क्या होगा। तो समीकरण निकालने के लिए आपका समीकरण हो जाएगा, फार्मूला है ये। समीकरण कैसे निकालेंगे, समीकरण बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये जो दोनों दिए रहेंगे उनको जोड़ करके गुणे एक्स करिए प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो यही जो आएगा यही आपका समीकरण हो जाएगा। क्लियर है। अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा दिए हैं और आपको द्विघात समीकरण निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस तरह से कर देंगे तो आपके उत्तर आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहला मूल अल्फ़ा बराबर है 2 और बीटा बराबर दिया है -3। ठीक है, बीटा इक्वल टू -3 दिया है तो समीकरण क्या हो जाएगा बताइएगा। समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी में रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना, -1 एक्स -3 दो को जोड़ेंगे तो -1 आएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा को गुणा करिए, ये देखिए गुणा करिए 2 3 6 -6 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -6 इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्लस एक्स। तो यही जो आ गया ये आप द्विघात समीकरण है, ये आ गया आपका। तो इस तरह से आप द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हम आने वाले सेशन में मीन्स लेक्चर 3 में आपको द्विघात समीकरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे आपके एक्सरसाइज से। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर इस सेशन का पसंद आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।